नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक होंगे। क्लास 6 से क्लास 8 तक होने वाले हैं। इसमें हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का आज का पहला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। तो पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है तो हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम। भोजन की बात करते हैं फ्लोएम। अगर जल जाइलम है ना, जा से जाइलम, जा से जल। अगर जल की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये जाइलम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला जा रहा है कंप्यूटर में योसेमाइट, माइबेरिक्स, माउट माउंटेन लायन है ना, स्नो लेओपार्ड लेओपार्ड टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो हो जाएंगे मैक ओ एस एक्स के संग है ना, मैक ओ एस एक्स के संग। क्या बोला जा रहा है? कंप्यूटर में ओसेमाइट, माबेरिक्स, माउंटलेट लायन, स्नो लेओपार्ड, लेओ या तो लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो किसे संदर्भित कर रहे हैं? मैक ओ एस एक्स के संग है ना, मैक ओ एस एक्स के संग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि मास्ट कोशिका स्रावित करती है ना, मास्ट कोशिका स्रावित करती है तो ये हो जाएंगे हिपेरिन है ना, मास्ट कोशिका स्रावित करती है, इसका क्या हो जाएंगे? हिपेरिन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो ये हो जाएंगे नीति आयोग। क्या हो जाएंगे? नीति आयोग। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसके स्थापना की बात करते हैं 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस है ना, नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया? तो सर्वप्रथम स्थान की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? तमिलनाडु। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका हो जाएंगे तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएंगे चीन। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये हो जाएंगे चीन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पब्लिक डेब्ट 2022
में कितने ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड तक पहुंच गया? तो ये हो जाएंगे 92 ट्रिलियन डॉलर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पब्लिक डेब्ट 2022 में कितने ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड तक पहुंच गया? तो 92 ट्रिलियन डॉलर। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण जो 2022 में रिकॉर्ड 92 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकारों कोविड-19 महामारी जैसे संकटों से निपटने के लिए उधार ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है ना? बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री को किस देश का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है ना, ये सम्मान थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो ये फ्रांस से दिया गया है ना। फ्रांस को कब? 23 जुलाई को मिला है, ठीक है, 2023 को। 23 जुलाई 2023 के फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमुएल मैक्रो द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ? आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ है? तो इसका हो जाएंगे इंग्लैंड में। इसका शुरुआत कहाँ माना जाती है? इंग्लैंड में, क्योंकि ब्रिटेन संसदीय शासन की जननी मानी जाती है। ब्रिटेन है जो संसदीय शासन की जननी मानी जाती है। संसदीय शासन प्रणाली में दल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दलों के अभाव में संसदीय शासन ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकती है। ब्रिटेन की रूढ़िवादी दल विश्व का सबसे पुराना राजनीतिक दल माना जाता है, जिसको हम लोग कंजर्वेटिव पार्टी बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी हो जाएगा 1952 में, 1952, 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद ना तो क्या संवैधानिक निकाय है और ना ही संविधिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक सलाहकारी संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? योजना को निर्माण एवं राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इस परिषद का मुख्य कार्य होता है केंद्र एवं राज्य, है ना, केंद्र एवं राज्य दोनों का क्या होती है? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के बीच सेतु की तरह कार्य करना तथा योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएंगे, उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ होता है उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। कम आय वाले अपनी आय का अधिकतम भाग भोजन पर खर्च करते हैं और अधिक आय वाले अपनी न्यूनतम आय भाग भोजन पर खर्च करते हैं। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो परिवारों द्वारा वस्तुओं पर व्यय किया जाता है क्या कहलाता है? ये उपभोग व्यय कहलाता है ना, तो बोलते हैं उपभोग व्यय। आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। जो आय होता है और उपभोग, आय और उपभोग का अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बचत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मार्ग वक्र होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मार्ग वक्र होता है, तो इसका हो जाएंगे धनात्मक प्रवण।
सॉरी, इसका हो जाएंगे OX पर क्षैतिज, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, OX पर क्षैतिज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संचित निधि पर संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। तो ये हो जाएंगे पंचवर्षीय योजना पर व्यय। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है, पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिए। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। ये हो जाएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद कितने में है, 32, है ना। अनुच्छेद 32 में बोला गया है मौलिक अधिकार हनन होने पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अधीन 5 प्रकार के रिट जारी किए गए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, जो उच्चतम न्यायालय केवल अनुच्छेद 32 के अधीन नहीं कर सकती है, और उच्चतम न्यायालय है जो केवल 32 के अधीन नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार को हनन के साथ अन्य अधिकार के हनन का अधिकार पर भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जारी करता है या जारी कर सकता है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज का अगर बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज का दर्शन भाग 4 में की गई है ना। भाग कितने में, 4 में की गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि संविधान के भाग 3 में की गई है। ठीक है, कुछ संविधान की बातें थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। कार्बन चक्र में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है। बोला जा रहा है कार्बन चक्र में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है। तो इसका हो जाएंगे बाष्पोत्सर्जन, बाकी प्रकाश संश्लेषण होगा, श्वसन होगा, जीवाश्म ईंधन होगा, है ना, जीवाश्म ईंधन को जलाना, है ना। तो ये सारे हो जाएंगे, बट बाष्पोत्सर्जन नहीं होंगे, है ना। बाष्पोत्सर्जन कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं होते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाने तथा ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। CO2 जैविक जगत में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रवेश करता है। बोला जाए जीव जंतुओं के श्वसन क्रिया द्वारा किए गए CO2 वायुमंडल में ही क्या होते हैं, लौट आते हैं। तो इसका क्या हो जाएंगे, बाष्पोत्सर्जन जो कार्बन चक्र का चरण सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। बोला जा रहा है दांत के इस्तेमाल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्राकृतिक है। दांत के इस्तेमाल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्षारीय हो जाएंगे। कैल्शियम फॉस्फेट CH3 क्या हो जाएगा, P4 के होल 2, है ना। CH3P4 के होल 2 कैल्शियम फॉस्फेट। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दांत में पाए जाते हैं, क्योंकि इन मोल कठोर इसी कारण होते हैं। इसमें मजबूत क्षार प्लस कमज़ोर अम्ल बना होता है। इसमें क्या होता है, या मजबूत क्षार होते हैं या कमज़ोर अम्ल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18 पे।
आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? बोला जा रहा है आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये बोलेंगे अपटूट ग्रंथि। अपटूट है ना, अपटूट ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अपटूट ग्रंथि से। ठीक है। इसी तरह बात करते हैं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव अग्नाशय से स्रावित होता है। इसकी अधिकता से क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन से की अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बायोगैस मुख्य अवयव है। बोला जा रहा है कि बायोगैस मुख्य अवयव है। इसका हो जाएगा मीथेन का, है ना। बायोगैस मुख्य किसका अवयव है? मीथेन, CH4। इसके प्रमुख घटक मीथेन में 55 से कितना परसेंट? 75% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अरे मीथेन होता है 55 से 75%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बोलें तो 25% से 50% तक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनियम भी होते हैं। और जो गाय, एक बात आओ इसमें, जब गाय जुगाली करता है, मतलब जब गाय चबाता है, मतलब गाय या भैंस कोई भी जानवर, तो उस समय उस क्या निकलता है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। उस समय भी क्या होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन की बात करें तो धान के खेत में तथा दलदली जगह में भी पाए जाते हैं। धान के खेत तथा दलदली जगह में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। शब्दों को उस सही संयोजन को चुनिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। शब्दों को सही संयोजन को चुनिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता। तो इसका क्या हो जाएगा? पवन, काष्ठ और सूर्य। पवन, काष्ठ और सूर्य हो जाएंगे। इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। बात करते हैं कोयला या केरोसिन या पेट्रोलियम, सब में जीवाश्म ईंधन होते हैं, है ना। कोयला, केरोसिन या पेट्रोलियम की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। और जो कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, ये सब सारे हैं जो इसको अनवकरणीय संसाधन के रूप में जानते हैं। अनवकरणीय संसाधन के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएंगे? केल्विन जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति एसआई इकाई है इसकी, जो कब दी थी? 1852 में। किन के द्वारा? लॉर्ड केल्विन के द्वारा। लॉर्ड केल्विन के द्वारा गया है। इसमें जल के हिमांक की बात करते हैं तो 273 कितना हो जाएंगे? 273 केल्विन, है ना, या डिग्री सेल्सियस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा समान वृत्तीय गति। तो क्या जब बोलते हैं समान वृत्तीय गति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन आते हैं। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो हो जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस बोले या तो 277 डिग्री केल्विन, है ना। 277 डिग्री केल्विन या तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का अधिकतम घनत्व। जल 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री से 123 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान का अध्ययन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं प्राध्वनिक। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। इसमें बात करते हैं क्या हो जाएगा। अपश्रव्य तरंगे कितने होते हैं? 20 हर्ट्ज होते हैं, है ना। आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे के अपश्रव्य तरंगे कहते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे वाली को। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली को अपश्रव्य। पार्श्रव्य की बात करते हैं तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली को पार्श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 25 पे। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, तो इसका क्या हो जाएंगे? घोला हुआ पदार्थ। शक्कर के घोल में शक्कर एक घोला हुआ पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो हो जाएंगे इसका लोहा का, है ना। बाकी कार्बन हो जाएंगे C एक हो जाएंगे, आयोडीन I हो जाएंगे एक हो जाएंगे। फ्लोरीन की बात करते तो ये क्या हो जाएंगे? F हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा। लोहा का क्या होता है? Fe। इसमें क्या होते हैं? 2 अक्षर शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। प्राय धनावेशी तत्वों की संयोजकता होती है। प्राय धनावेशिक तत्वों की संयोजकता होती है, तो इसका क्या हो जाता है? धनावेशिक तत्वों की संयोजकता 1 2 3, है ना। कि संयोजकता कितनी हो जाएंगे? 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे में सोडियम हो जाएगा, सोडियम का किसका हो जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, है ना। उसके बाद एल्युमिनियम की संयोजकता क्या हो जाएगी? धनावेशी तत्वों की 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर की जा सकती है, तो हो जाएंगे धोवन सोडा। जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर की जा सकती है, तो धोवन सोडा का। क्वेश्चन नंबर 29। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है? तो इसका हो जाएंगे कॉर्क का निरीक्षण करते 1665 में, है ना। कब की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धन के यंत्र की सहायता से किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसकी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से में मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं तो एक्स क्रोमोसोम, है ना। क्या होते हैं? एक्स क्रोमोसोम। मानव में गुणसूत्रों की संख्या बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 46, यानी 23 जोड़ा, है ना। 23 जोड़े हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। जिसमें क्या होते हैं? 22 जोड़े होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद बात करते हैं समजात गुणसूत्रों। इसे क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र कहते हैं। तथा 23 जोड़ा स्त्री और पुरुष में भिन्न होता है, जिससे विषमता गुणसूत्र हेट्रो क्या बोलते हैं? हेट्रोसोम्स, है ना। इसको विषम जो भिन्न होता है स्त्री और पुरुष में विषमजात, उसको बोलता है हेट्रोसोम्स क्रोमोसोम। हेट्रोसोम्स क्रोमोसोम्स। मानव में इसी के द्वारा लिंग का क्या होता है? निर्धारण होता है। पुरुष में
या एक्स बाई। पुरुष में क्या होता है, पुरुष की बात करते हैं तो होता है एक्स बाई, है ना। और महिला की बात करते हैं तो एक्स एक्स होता है। मानव में अनिषेचित अंडे तथा शुक्राणु क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। मानव में निषेचित अंडे और शुक्राणु होते हैं जो अगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 31 पे, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठकीय हृदय होते हैं। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठकीय हृदय होते हैं। तो इसका हो जाएंगे मेढक में, है ना। मेढक में क्या होते हैं, 3 कोष्ठकीय जीव होते हृदय होते हैं, जिसमें 2 होते हैं जो अलिंद होते हैं, है ना। 2 होते हैं जो किस क्या होते हैं, अलिंद होते हैं, एक नीलय होते हैं। 2 अलिंद और 1 नीलय होते हैं। मगरमच्छरों का हृदय की बात करते हैं तो 4 कक्षीय होते हैं। मगरमच्छरों में 4 कक्षीय होते हैं। उसी तरह बात मेढक एक उभयचर है, तो अगर उभयचरों की बात करते हैं तो या तो सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 32 पे, डुओडेनम का भाग है। बोला जा रहा है डुओडेनम डैश का भाग है। तो इसका हो जाएगा छोटी आंत की बड़ी, छोटी आंत, सॉरी क्या हो जाएंगे इसको, छोटी आंत, है ना। डुओडेनम छोटी आंत का क्या है जो भाग है, ये क्या होता है, यू आकार की तरह मुड़ा होता है ना। डुओडेनम है जो यू आकार की तरह मुड़ा होता है, जिसे ग्रहणी या पैक्स बायस कहते हैं, या तो डुओडेनम कहते हैं, है ना। इसकी लंबाई की बात करते हैं डुओडेनम की, तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, छोटी आंत जो होती है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत है जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई होता है 6 मीटर, क्या होता है, लंबा होता है। और 2.5 मीटर क्या होता है, 2.5 मीटर चौड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। अगर जैविक घटक की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, नहीं। जलवायु है जो जैविक घटक की नहीं है। जैविक घटक पादप और जंतुओं को मिलकर जैविक घटक बनते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं जैविक घटक में, पादप और जंतु को मिलकर ही जैविक घटक बनते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को पुनः निम्नलिखित उपभोक्ता में विभाजित किया जाता है। किसमें, उपभोक्ता में विभाजित किया जाता है। अगर उत्पादक की बात करें तो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। उपभोक्ता की बात करते हैं तो ये भोजन के लिए उत्पाद पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न श्रेणी में रखा गया है। प्रथम में उपभोक्ता, ये अपना भोजन सीधे उत्पाद से प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय बकरी चूहा, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए हैं। द्वितीय उपभोक्ता की बात करते हैं तो ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, जैसे चूहे का बिल्ली द्वारा भक्षण। तृतीय उपभोक्ता की बात करते हैं तो ये अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसी तरह अपघटक की बात करते हैं, ये अपना भोजन उत्पादक तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। ये हो गए अपघटक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत नहीं है। अनवकरणीय स्रोत नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे वायु, है ना। वायु है जो अनवकरणीय स्रोत नहीं है। बाकी तो है पेट्रोलियम है जो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, यह नवकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 35 पे, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है। तो हो जाएंगे चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण का वह अध्ययन है
जो संबंधित हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं, इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है? तो चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं वो क्या हो गया? मुख्य विषय। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि प्राथमिक स्तर के ईबीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो अगर पाठ्यचर्या की बात करें तो बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। प्राथमिक स्तर के ईबीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्नलिखित में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया। तो बाल मजदूरी और वर्ग असमानताएं। बाल मजदूरी और वर्ग असमानताएं। बाल श्रम का मतलब है जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु से क्या हो? छोटा हो, है ना? क्या हो? छोटा हो। अगला क्वेश्चन आते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से पक्षियों का आवाज समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। निम्नलिखित में से पक्षियों का आवाज समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में क्या है? योग्य है। क्या हो जाएंगे? बाज, चील और गीद। बाज, चील और गीद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पर आधारित था। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पर आधारित था। ये हो जाएंगे वर्षा और तापमान। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वर्षा और तापमान पर आधारित था। कोपेन ने पुनः 1931 में तथा 1936 में अपने जलवायु वर्गीकरण में संशोधन किया था। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करें तो 1900 ईस्वी में ये क्या किया था? ये प्रस्तुत किए थे कोपेन का जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि क्या हुआ था। 1884 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? आयोजन किया गया, जिसमें 15 डिग्री देशांतर पर एक घंटे का समय कटिबंध निर्धारित किया गया। 15 डिग्री पर कितना घंटे का? 1 घंटे का समय को निर्धारण किया गया। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया जो 180 डिग्री देशांतर के लगभग सहारे जाती है ना? 180 डिग्री देशांतर के लगभग क्या हो जाती है? सहारे जाती है। 1 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का समय, है ना? 4 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40। संपूर्ण पृथ्वी का औसत एलिवीडो कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का औसत एलिवीडो कितना है? तो इस कितना हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे 35, है ना? 35 हो जाएंगे। ऊष्मा कुल 100 इकाइयों में 35 इकाइयों पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। इन सौर विकिरण इसी परिवर्तन को पृथ्वी का एलिबिडो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो ये हो जाएंगे प्राथमिक। क्या हो जाएंगे? प्राथमिक। ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप में से पर्यावरण पर निर्भर है। पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, भवन, निर्माण, जल, वनस्पति, खनिज के उपयोग में
विषय में बढ़ जाती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक और चतुर्थ। अगला क्वेश्चन आते हैं 42। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, तो ये क्या हो जाएगी? पश्चिमी विक्षोभ से। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। शीत ऋतु में देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती है। शीत ऋतु में सामान्यतः शुष्क होती है। इन दिनों उत्तर पश्चिम में कुछ वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होती है, जो दिसंबर से फरवरी मध्य इस क्षेत्र पर क्या होते हैं? क्रियाशील रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे बोला जा रहा है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो ये हो जाएंगे अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र है ना। ये क्या हो जाएंगे? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थापित केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 44 भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। अगर भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा की बात करते हैं तो 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब को ही बोलते हैं, जो वर्तमान में कहाँ पे? इलाहाबाद के नैनी के निकट है। इलाहाबाद के कहाँ पे? नैनी, है ना। नैनी के निकट से क्या होती है? गुजरती अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 44 हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो टर्शियरी काल में, है ना। हिमालय पर्वत के नवीन एवं सबसे ऊंचे मुर्दार पर्वत क्रम को प्रदर्शित करती है। हिमालय पर्वत एक क्या है? नवीन और सबसे ऊंचेदार मुर्दार पर्वत को प्रदर्शित करती है। इसमें 3 समानांतर श्रेणियां से मिलकर बना है। इसमें कैरेबियन से लेकर आदि न्यूनतम काल तक की विभिन्न प्रकार की शिलाओं जवाब में पाया जाता है। अगर हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो कौन हो जाएंगे? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मैच करना कूट के सहायता से। कूट हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या हो जाएंगे? कूट आ जाएंगे 2 4 3 1 के साथ हम लोग मैच करते हैं इसको। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 3 1। तो एक तरफ झील है, एक तरफ राज है। बुल्लर झील दिया गया तो क्या हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर। लोनार झील महाराष्ट्र में। पुलकट झील की बात करते हैं तो तमिलनाडु। लोकटक झील की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे मणिपुर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 47 पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों का लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम है। लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम की बात कर रहा है तो ये हो जाएंगे केरल सबसे, फिर तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। लिंगानुपात में सबसे घटता हुआ राज्य केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार ये कब हो जाएंगे? 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल या कुडप्पर नहर निकलती है? निम्नलिखित नदियों में से किससे कुरनूल या कुडप्पर नहर निकलती है? तो ये तुंगभद्रा, है ना। तुंगभद्रा कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 305 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत बलित पर्वत नहीं है? कौन सा पर्वत बलित पर्वत नहीं है? तो क्या हो जाएंगे? ब्लैक फॉरेस्ट। ये बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, जिसे खंड पर्वत भी कहा जाता है। यह कहाँ पे स्थित है? यूरोप में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे? यूरोप के जर्मनी में स्थित है।
बाकी एंडीज है, हिमालय है, आल्पस है, ये क्या है, बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय भी है, अभी हम लोग पढ़े, एंडीज भी है और आल्पस भी है। क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? तो इसका हो जाएंगे उत्तरी पश्चिमी, है ना, उत्तरी पश्चिमी भाग में। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसा थी? एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक तरह से नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल छो को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई, जैसे में हड़प्पा, पहला नंबर हड़प्पा, दूसरा नंबर मोहनजोदड़ो, तीसरा नंबर की बात करें तो बनावाली, चौथा धौलावीरा, पाँचवा हो जाएंगे राखीगढ़ी और छठा हो जाएंगे कालीबंगा। ये 6 बड़े नगरों की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 51। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसमें पूछा गया नहीं था, तो नहीं किसके हो जाएंगे? लोहा का ज्ञान नहीं था। बाकी सोना, चांदी, तांबा, ये सभी को क्या था? ज्ञान थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं तो लगभग 2350 ईसा पूर्व से क्या हो जाएंगे? 1750, है ना, 1750 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है इसको सिंधु घाटी सभ्यता, यानी 2350 से 1750। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो ये हो जाएंगे माध्य मार्ग। क्या हो जाएंगे? माध्य मार्ग की। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली ग्रंथक त्रिपिटक से प्राप्त होता है। इन्हें बौद्ध महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक थे, जो एशिया के ज्योतिषपुंज के नाम से भी जानते हैं। अनीश्वरवाद, ये क्या था? बौद्ध धर्म ये अनीश्वरवादी था। इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं थी। मध्यम मार्ग की अवधारणा पर आधारित है ये। और जो बौद्ध धर्म है कर्म पे, किस पे? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्म और पूर्व जन्म पे, है ना, कर्म और पूर्व जन्म पे क्या है? आधारित है बौद्ध धर्म। कर्म और पूर्व जन्म पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पे। बोला जा रहा है कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक कब आया था? 1333 ईस्वी में, है ना, 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हो जाएंगे, यह अफ्रीका के रहने वाले थे, है ना। यह अफ्रीका के देश है एक मोरक्को, अफ्रीका के देश मोरक्को के रहने वाले, ठीक है। उसके बाद 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे क्या बनाया? राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया? चीन भेज दिया। और जो इब्न बतूता है ना, उसने रेहला, कौन सा ग्रंथ? रेहला ग्रंथ को अरबी भाषा में लिखा था। पूछा जाता है कि रेहला ग्रंथ को अरबी भाषा में किसने लिखा था? तो हो जाएगा इब्न बतूता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे। ताजुके जहांगीर किसने लिखी? बोला जा रहा है ताजुके जहांगीर किसने लिखी? तो हो जाएंगे जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। ये कौन सा भाषा में? ये हो जाएंगे, भाषा की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे फारसी, है ना,
ताजुके जहांगीर फारसी भाषा में जहांगीर के द्वारा लिखा गया। इसके पूरे जिमनी लिखा गया है, ठीक है, अपने शासन व्यवस्था के जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। मनसब क्या था, है ना, मनसब क्या था? तो ओहदा था, एक मनसब था जो क्या था, ओहदा। ओहदा की बात करते हैं। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। इस प्रकार 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वालों को मनसबदार कहलाते थे। 500 से 25 तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर कहलाते थे, और 25 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम या अमीर ए उम्दा कहलाते थे। इसी प्रकार स्पष्ट होता है कि मनसब एक ओहदा पद था, है ना, मनसब एक ओहदा पद था। अगला क्वेश्चन आते हैं 56। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन था? ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन था? ये हो जाएंगे प्रिवी काउंसिल। अगला क्वेश्चन आता है 57 पे। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किए? तो ये हो जाएंगे महात्मा ज्योतिष फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किए थे? 1873 में, 24 सितंबर 1873, है ना, 24 सितंबर 1873 को किए थे। ज्योतिष फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी कब लिखी थी? 1872 में। सार्वजनिक सत्य, धर्म एवं सत्य शोधक समाज संगठन द्वारा निम्न जातियों को पखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अपरसरवादी धर्म ग्रंथों में सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे। बोला जा रहा सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ सूची दिया गया, एक तरफ कानून दिया गया। इसको देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएंगे? ए का 3, बी का 4, सी का 2, एक डी का 1, यानी 3, 4, 2, 1। क्या क्या होगा? 3, 4, 2, 1 के साथ मैच करना है, 3, 4, 2, 1 के साथ, ठीक है। तो पहला सती का उन्मूलन कब हो जाएंगे? सती का उन्मूलन 1829-30 में। फिर विधवा पुनः विवाह ये हो जाएंगे 1856 में। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 में। दास प्रथा का उन्मूलन 1843, ठीक है। एक बार और मैच करते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हो जाएंगे। विधवा पुनः विवाह 1856 में। कन्या भ्रूण हत्या निषेध एक हो जाएंगे 1804 में। दास प्रथा का उन्मूलन 1843, 1843, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? बोला जा रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? तो हो जाएंगे हेनरी विलियम डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, 60। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो इसका हो जाएंगे कामागाटा मारू घटना। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू घटना। ये क्या था? एक कामागाटा मारू प्रकरण जो कनाडा में भारतीय प्रवेश से संबंधित विवाद है। कनाडा सरकार का यह कानून इसलिए भी अधिक कठोर माना गया क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे भारतीय सीधे कनाडा पहुंच सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे।
सही क्रम को व्यवस्थित करना है ना, सही क्रम को इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सही क्रम इसका कौन हो जाएंगे, यानी सबसे 4 3 1 2, तो इसका 1 नंबर हो जाएंगे 4, उसके बाद 4 के बाद 3 2 नंबर, फिर 1 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, है ना। पहले इल्बर्ट बिल कोची पास हुआ था, सबसे पहले इल्बर्ट बिल, उसके बाद मोर्ले मेंटो सुधार, फिर रॉलेट एक्ट, फिर गांधी इरविन पैक्ट, है ना, गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, 1909 में की गई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में। रॉलेट एक्ट क्या गई थी 1919 में, है ना। रॉलेट एक्ट 1919 में। इल्बर्ट बीट कब हुआ था, 1883 में। 1883 में। गांधी इरविन पैक्ट, है ना। फिर उसके बाद महात्मा गांधी इरविन की पैक्ट 1931 में, ठीक है। 1900 ये 9 हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएंगे, एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट। अगर भारतीय बात करते हैं तो सरोजनी नायडू हो जाएंगे, है ना। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछेंगे तो हो जाएंगे सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है, क्या हो जाएंगे, ऑटो वॉन बिस्मार्क को आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक या शक्तिशाली शासन की कूटनीति ने उन्हें आयरन चांसलर का उपनाम दिलाया। अगला क्वेश्चन है, एकांत जर्मन में स्थापित की गई थी, है ना। जो बिस्मार्क थे, जो कहाँ पे, जर्मन साम्राज्य में स्थापित करने वाला बिस्मार्क था ये। अगला क्वेश्चन आते हैं 64 पे। 2005 में अहिंसक क्रांतिकारियों की जिस श्रृंखला में जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका, तो रंगीन क्रांति बोला जा रहा है। 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका, रंगीन क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे। बोला जा रहा है, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैट बॉक्स सेवा का नाम क्या है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैट बोट का नाम क्या है, तो हो जाएगा बाल मित्र। क्या हो जाएंगे, बाल मित्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं 66 पे। 66 में बोला जा रहा है कि गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, तो हो जाएंगे वार्ड। गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, तो बार्ड। गूगल जो चैटबॉट है जीटीपी को टक्कर देने के लिए गूगल ने वार्ड यानी गूगल बोर्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आएंगे 67। डच किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी
रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। जो दक्ष है, किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग क्या है, मॉड्यूल है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। हाल ही में भारत के 78 ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाल ही में भारत के 78 ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो हो जाएंगे कौस्तभ चटर्जी, है ना। क्या हो जाएंगे? कौस्तभ चटर्जी। जो कौस्तभ चटर्जी है, जो नई दिल्ली में MPL 59 राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78 ग्रैंड मास्टर बने। ये 16 वर्ष के आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर थे, है ना। आदित्य मित्तल जो कितना थे, 16 वर्ष के 77 ग्रैंड मास्टर को ये हरा दिए। ये कोलकाता के रहने वाले। कौस्तभ चटर्जी कहाँ के हैं? कलकत्ता के। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो हो जाएंगे ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 में बोला 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली में शुरू हुआ। 17 कहाँ पे पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये हो जाएंगे होमर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो होमर हो जाएंगे। इसके क्या हो जाएंगे? होमर। ये होमर जो है लोकप्रिय अमेरिकी खेल बेसबॉल में होम रन को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 72। अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएंगे श्री श्री रविशंकर। अमेरिका में द एमिसरी ऑफ द पीस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर। अगला क्वेश्चन आते हैं 73 पे। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो डैश मनाया जाता है। तो ओणम कहाँ पे हो जाएंगे? केरल में, है ना। ये केरल में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? सुखवंत सिंह। कब? सुखवंत सिंह द्वारा 1956 में क्या हुए थे? ये प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएंगे 16 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। जो उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने साल 1994 में 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। पहली बार 1995 में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। पहली बार कब? 1995 में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का क्या नाम है? तो हो जाएंगे ये भानु अथैया, है ना। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति का क्या नाम है? तो भानु अथैया। कब जीते थे? 1982 में, है ना। फिल्म गांधी में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 77 पे। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हो जाएंगे वॉशबेल, है ना। जबकि क्रिकेट है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट हो जाएंगे। टेबल टेनिस चीन का हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था?
तो किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? निशानेबाजी में 2008 में। कब जीते थे? 2008 में। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, है ना, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम है, तो हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन 1934 से 1927 तक मार्च 1968 में भूतपूर्व सोवियत संघ के पायलट और अंतरिक्ष यात्री थे, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जिस यान से यात्रा की थी उनका नाम था बोस्टेक 1। क्या हो जाएगा? बोस्टोक 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। बोला जा रहा है कि GSAT-30 एक उपग्रह है। GSAT-30 एक क्या है? उपग्रह है, संचार उपग्रह है। GSAT-30 एक क्या है? संचार उपग्रह, जिसको जनवरी 2020 में फ्रेंच गुयाना स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। जनवरी 2020 में फ्रेंच गुयाना स्पेस सेंटर से इसे GSAT-30 को प्रक्षेपित किया गया। यहाँ से कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो का क्वालिटी या कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सभी को धन्यवाद।